हेलो नमस्कार, मैं गौरव भारद्वाज आप सभी लोगों का मैथ विद गौरव भारद्वाज पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज जो आपका होने वाला है वह सेट जो आपका चल रहा है ऑनलाइन टेस्ट उसका डिस्कशन क्लास, और आज आपका सेट नंबर 3 का डिस्कशन क्लास होगा। तो सारे लोग कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाएं और आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और काफ़ी शानदार क्लास होने वाला है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो के लिंक को जल्दी से आप लाइक कर दो, जल्दी से फटाफट लाइक कर दो और शेयर कर दो भाई, जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो। ठीक है दोस्त, एकदम पहला सवाल हम देखते हैं। आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए आपका पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको सारे लोग को करना है और बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो करो, पहले वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो आराम से। अब देखो एकदम आराम से पहला जो सवाल आपके सामने जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एकदम एनर्जी के साथ बने रहना और सो के नहीं पढ़ना। अगर आप सो के पढ़ोगे तो दोस्त मेरे पाप लगेगा, इस बात को समझना। और एकदम आ जाओ एकदम रनिंग में। देखो क्लियर बोल रहा है, ए तथा बी दो व्यक्ति एक कार्य को आरंभ किया। ठीक है, तो ए और बी दो व्यक्ति आप बनाए होंगे। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा आप ऑनलाइन टेस्ट दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आगे जाके। इसलिए बार बार हम ये बात को आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट दें, सारे लोग को देना है, मेहनत लगता है क्वेश्चन बनाने में, और वो भी बिना फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर भी आप अगर नहीं देना चाहते हैं तो फिर भाई आपसे बड़ा डॉट 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 कोई नहीं होगा, इस बात को आप समझिए। देखिए बोल रहा है कि ए तथा बी दो व्यक्ति एक कार्य आरंभ किया। उसने बोल रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। देखो दोस्त मेरे, इफिशिएंसी का बात किया कि ए जो है वह बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। मतलब कि अगर बी का क्षमता 1 होगा तो ए का क्षमता 3 होगा, क्योंकि ए जो है वह बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। सही है। अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य पूरा कर लिया। मतलब क्या बोल रहा है कि वह बी की तुलना में 60 दिन कम में काम को पूरा कर लिया। कौन? ए। तो आपको पता है इफिशिएंसी का ये रेशियो है, तो क्षमता का रेशियो यानी क्षमता का रेशियो और समय का रेशियो उसका उल्टा होता है। तो जब हम यहाँ पे समय का रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 1:3। अब आपको पता है कि दोनों के बीच समय का अंतर 60 दिन का है, क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि अतः बी की तुलना में 60 दिन कम में ए कार्य को पूरा करता है, यानी बी से वह 60 दिन कम लेता है। यहां पे देखो तो कितना यूनिट कम ले रहा है, तो 2 यूनिट कम ले रहा है। और 2 यूनिट का जो वैल्यू है वह कितना है दोस्त मेरे? 60 दिन है। ठीक है, 60 दिन है। तो यहां से आप देख लो 1 यूनिट का मान 30 यानी 30 गुना हो रहा है। तो आप बताओ ए अगर अकेला काम करेगा यानी ये कितना 30 गुना यानी 30 दिन लेगा। अगर ये अकेला काम करेगा तो कितना दिन लेगा भाई मेरे? 30 दिन लेगा। तो क्या हमको टोटल काम निकल जाएगा यहां से? आपको पता है टोटल काम निकालोगे तो TW का मतलब टोटल काम। तो आपको पता है कि ए पूरे काम को 30 दिन में करता है, एक का मान यानी 30 दिन में। अगर ए पूरे काम को 30 दिन में करता है तो ए 30 दिन में जितना काम किया होगा वह टोटल काम होगा। तो आप बताओ ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? ये 30 दिन में। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई मेरे? 3, क्योंकि किसी का क्षमता का मतलब क्या होता है? किसी का एक दिन का काम होता है। तो एक दिन में 3 काम कर रहा है और पूरे काम को 30 दिन में करेगा, तो 30 दिन में कितना कर देगा? एक दिन में 3 तो 30 दिन में 90 काम कर देगा। अब आपसे बोल रहा है यही 90 काम। देखो एकदम सवाल को पढ़ना, भाषा का खेल है अर्थमेटिक। अगर आप भाषा को समझ गए फिर सवाल में कोई दिक्कत ही नहीं हो सकता आपको। अब आपसे क्या बोल रहा है? अब आपसे बोल रहा है अगर यही 90 काम जो टोटल काम है उसको अगर दोनों द्वारा कराया जाए, कौन? ए और बी दोनों मिलकर करे, साथ वह काम आरंभ करते हैं, तो कितना दिन में पूरा होगा? तो आप बताओ, दोनों मिलकर करे तो एक दिन में 3 करता है और बी एक दिन में 1 करता है तो 4 करता है। तो 90 करने में 90/4, तो यहां से कर लेना 22.5 दिन, 45/2 आएगा। तो 22.5 दिन इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से दोस्त मेरे। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखा जाए। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल जो आपको दिखेगा और स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसको आपको देखना है और करना है सारे को, और जल्दी से करिए और बताइए कि क्या होगा आंसर। ठीक है, देखो देखो दोस्त मेरे, बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले किसी घनाभाकार ब्लॉक को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो इसमें से कम कितना घन काटा जा सकता है? देखो दोस्त मेरे एकदम समझना कि 9 सेंटीमीटर वाला ये बीमा दिया हुआ, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई, और 6 सेंटीमीटर पहले ना, 6 सेंटीमीटर वाला, 9 सेंटीमीटर वाला और 12 सेंटीमीटर वाला, ये इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। किसका? एक घनाभ का। ठीक है, क्यूबॉइड का। अब आपसे बोल रहा है कि ये घनाभ को समान आकार में छोटे छोटे घनों में काटा गया है। मतलब एक घनाभ है इस तरह से,
देखो दोस्त, समझाने का हम गारंटी लेते हैं, बस आप समझ लो। इस तरह से एक घनाभ है। अब आपको बोल रहा है कि इसको क्या किया गया, छोटे छोटे घनाभ में काटा गया है। तो बोल रहा है कम से कम कितने घन काटे जा सकते हैं। छोटा सा बात आप बताओ, कम से कम घन कब काटा जाएगा। इस घनाभ से अगर आपको घन काटना है और वो भी कम से कम घन काटना, यानी घनों की संख्या कम से कम होना चाहिए। तो दोस्त मेरे, घन का संख्या कम से कम तभी होगा जब घन का साइज बड़ा बड़ा होगा। घन का जो भुजा है वह बड़ा बड़ा होगा तभी होगा। तो कम से कम घन तभी संभव है जब घन का जो साइज है वह बड़ा बड़ा। अगर घन का साइज बड़ा बड़ा होगा तो कम से कम घन संभव होगा नहीं। जब हम घन के साइज को, नहीं बड़ा बड़ा घन हम बनाएंगे तो बड़ा बड़ा घन कब बनेगा, जब उसकी भुजा बड़ा बड़ा होगी। भाई भुजा बड़ा बड़ा होगी तभी तो बड़ा बड़ा घन बनेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम बोलना है, ठीक है। हाँ एकदम ये बात क्लियर आ गया। तो इसका मतलब बड़ा बड़ा जब उसका साइड होगा तभी कम से कम घन बन सकता है। मतलब घन का साइज अगर बड़ा बड़ा होगा तो कम से कम घन बनना संभव है। तो आप सबसे पहले जो ये दिया हुआ है ना घनाभ का साइड, इसका जब आप एचसीएफ निकालोगे, क्योंकि अधिकतम के लिए आप क्या निकालते हैं, बड़ा बड़ा भुजा के लिए आप क्या निकालते हो, एचसीएफ। तो इसका जब आप एचसीएफ निकालोगे 6, 9, 12 का, तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 3। तो ये 3 सेंटीमीटर जो एचसीएफ आया वह क्या आया, बोलो क्या आया भाई मेरे। तो ये जो 3 सेंटीमीटर मेरा एचसीएफ आया वो आया घन की, इससे जो घन काटा जाएगा, इससे जो घन काटा जाएगा उसकी एक भुजा। तो घन की एक भुजा, ठीक है। तो घन का भुजा हमको मिल गया कि इस वाले घनाभ से 9, 6, 9, 12 जो घनाभ है उस वाले घनाभ से जो घन काटा जाएगा उसकी जो भुजा होगी ना वह 3 सेंटीमीटर की होगी, यानी इससे 3 सेंटीमीटर का घन काटा जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है घनों की संख्या बताओ। तो घनों की संख्या आप डायरेक्ट निकाल दो। घनों की संख्या, तो जो घनाभ है 6, घनाभ का आयतन 6, 9 और 12, उसमें से एक घन के आयतन से भाग कर दो। तो एक घन का भुजा 3 है, तो घन का भुजा, घन यानी क्यूब, क्यूब का भुजा अगर 3 है तो उसका आयतन क्या हो जाए, भुजा क्यूब, क्या होगा बोलो, भुजा क्यूब। तो 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3। तो इस तरह से घन का संख्या, यानी टोटल जो घनाभ का आयतन है उसमें से एक घन के आयतन से भागा दे देंगे तो हमको आ जाएगा कि टोटल घन की संख्या कितनी होगी। ठीक है भाई, घनाभ की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटा 1, यानी प्रत्येक घन का आयतन। तो यहां से काटोगे 2, यहां से काटोगे 3, यहां से काटोगे 4। तो ये 4, 8 दूना 16, 16 ना, यहां से काटोगे 2, यहां से सॉरी यह 3 है, तो यहां से 3 है 24। तो इस तरह से 24 घन काटे जा सकते हैं। ये 6, 9, 12 सेंटीमीटर वाले घनाभ से कम 24 घन बनाए जा सकते हैं मेरे दोस्त। तो इस बात को आप समझना, और थोड़ा सा फास्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्कशन क्लास है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आता है, ठीक है, ये बात आप समझिए। और नहीं भी आता है तो हम डिस्कशन करा रहे हैं। और याद रखिएगा, इसका फायदा आपको तब ज्यादा मिलेगा जब आप टेस्ट दोगे और टेस्ट के बाद आप यहाँ पे डिस्कशन करोगे। लेकिन आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर बाकी बहुत दिक्कत होगा, इसलिए इस बात को समझिए और टेस्ट अटेंड करिए, फिर डिस्कशन करिए, जो काफी मजेदार वे में आपका होता है। और टेस्ट एकदम एग्जाम पैटर्न पे होता है, टाइम फिक्स होता है, आपको रैंकिंग वगैरह सब कुछ दिखाता है, आपका सब कुछ ग्राफ में दिखाता है, ग्राफिकली भी शो करता है और आपका मार्क भी शो करता है। तो थोड़ा सा इसका लाभ होता है। ठीक है दोस्त मेरे, आइए अगला सवाल ध्यान से देखते चलो। अगला सवाल, और सबको करना है अगला सवाल और बताना है कि क्या होगा। अगला सवाल करना है और बताना है कि क्या होगा। देखो, और एकदम बने रहना है और एकदम गारंटी है, मज़ा आएगा ही आएगा। ठीक है, एकदम बने रहना है, एकदम एनर्जी के साथ बने रहिए मेरे साथ। देखो दोस्त मेरे, एकदम 100%। अगला सवाल ये भी टाइम एंड वर्क का सवाल है। बोल रहा है एक कार्य को 20 दिन में करता है। एक कार्य को कितना दिन में करता है दोस्त मेरे, 20 दिन में करता है। उसके बाद बोल रहा है जबकि बी उस कार्य को 12 दिन में करता है। बी उस कार्य को 12 दिन में करता है। आइए फिर पढ़ते हैं। बोल रहा है बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया, तो बी केवल 9 दिन तक काम कर रहा है। फिर बोल रहा है जो बचा हुआ काम है, बी ने वह काम 9 दिन तक किया, उसके बाद जो ए शेष कार्य को पूरा करता है। तो जो शेष काम बच गया, उसको कौन किया भाई मेरे, तो उसको काम किया ए। तो आपसे पूछ रहा है दोस्त मेरे कि बताओ उसकी ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जो ए है वह शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे बोल रहा है। तो आइए टोटल काम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम निकालने के लिए आप दोनों का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो, 60। तो एक दिन में 3 काम करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा। तो पहले तो ए 9 दिन काम किया है और फिर ये चला गया है, फिर शेष काम को बी 9 दिन काम किया है, फिर ये चला गया है और शेष काम को कौन किया भाई मेरे, ए किया है। तो वही पूछ रहा है कि ए को शेष काम करने में कितना समय लगेगा। तो देखो बी एक दिन में 5 काम, क्योंकि ये एक दिन का काम है,
तो बी एक दिन में 5 काम। देखो जो लोग टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं, टाइम एंड वर्क का क्लास चल रहा है, अभी तक लेक्चर 3 हो चुका है, 3 लेक्चर हो चुका है, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं, या तो आप आई बटन पे क्लिक करिएगा, वहां से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप देखिए जो लोग नहीं पढ़े हैं। तो एक दिन में भी 5 काम, तो 9 दिन में कितना काम? 45 काम। कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद बताओ, ये 45 काम हो गया तो शेष काम कितना बचा? तो 60 में से 45 हो गया तो शेष काम आपका बचा कितना? 15। अब जो शेष काम 15 बचा उसको बोल रहा है कि शेष काम कोई कितना दिन में करेगा? तो एक दिन में 3 काम, तो 15 काम करने में 15/3 यानी कितना दिन लेगा दोस्त मेरे? 5 दिन लेगा, और 5 दिन इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। तो कॉपी कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, उसको आप करें। ठीक है भाई, जल्दी से करो और एकदम बताओ, जल्दी से करो और बताओ, जल्दी से करो और बताओ कि क्या होगा। बताना है, बताना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, तदनुसार वह अपनी औसत रन संख्या 2 की वृद्धि कर लेता है। जब 12वीं पारी में 63 रन बनाता है तो उसका जो एवरेज है वह 2 बढ़ जाता है। बोल रहा है अतः उस 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा? अगर हम आपको इस सवाल को डिटेल से करा दे तो पहले देख लो डिटेल से। तो 12 पारी में वो 63 रन बनाता है 12वीं पारी में, इसका मतलब इसके पहले वह कितना पारी खेला होगा? 11 पारी खेला होगा। तो मान लो 11वीं पारी तक का एवरेज, क्या मान लोगे? एवरेज यानी औसत, एक्स मान लो। ठीक है, अब 12वीं पारी का रन कितना है दोस्त मेरे? 63 है। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? अब आप बताओ 11 पारी का एवरेज अगर x है तो 11 पारी का रनों का योग क्या होगा? 11x, और 12वीं पारी में कितना बनाया? 63 रन। तो ये टोटल हो गया 12 पारी के रन का योग। ये टोटल क्या हुआ? 12 पारी के रन का योग। अब बोल रहा है जैसे ही वह 12 पारी में 63 रन बनाया, उसका जो एवरेज है वह क्या हो जाता है? देखो सवाल में लिखा हुआ है, जैसे वह 12वीं पारी में 63 रन बनाया, उसका जो एवरेज है वह 2 बढ़ जाता है, यानी 2 की वृद्धि हो जाती है। तो भाई 12वीं पारी के बाद एवरेज बताओ कितना बढ़ गई? 2 बढ़ गई। तो ये 12वीं पारी के बाद एवरेज है x+2। ठीक है, तो यहां पे बताओ तो 12 पारी का एवरेज क्या हो जाएगा? x+2 इसका एवरेज है, तो योग क्या हो जाएगा? 12 x+2 × 12। तो इधर भी 12 पारी का रन का योग और इधर भी 12 पारी का रन का योग, क्या दोनों बराबर होगा दोस्त मेरे? एकदम 100% होगा। अब यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो x का मान आपका आ जाएगा 39। तो x जब आपका 39 आया तो ये क्या आया? तो ये चीज आया कि 11 पारी तक का एवरेज जो था वह x था, मतलब 39 था। तो 12 पारी के बाद एवरेज क्या होगा? तो यहाँ पे x का मान पुट कर दो, तो यहाँ से 39 + 2 यानी क्या हो जाएगा? 41। तो आप बोलोगे सर इतना हमको नहीं करना है, तो 1 सेकेंड में आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हो। अगर इतना नहीं करना है, देख लो सेकेंड मेथड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्विक अप्रोच। आप तुरंत अगर इस सवाल को करना है तो 63। आप बताओ कैसे करोगे? आप बताओ 12वीं पारी के बाद कितना रन बनाया? 12वीं पारी में वो कितना रन बनाया? 63। और जैसे ही वह 12वीं पारी में 63 रन बना, देखो तरीका से हम बता चुके हैं, यहां पे सुनो ध्यान से, हम दूसरा मेथड बता रहे हैं। आप बताओ 12वीं पारी में वह कितना रन बनाया? 63 रन बनाया है। तो इसका मतलब 12वीं पारी में 63 रन वह जैसे बनाया, उसका एवरेज में क्या होता है? 2 बढ़ जाता है। तो इसका मतलब इसके पहले वह 11 पारी खेला होगा। भाई 12वीं पारी में अगर वह 63 रन बना रहा है तो क्या इसके पहले वह 11 पारी खेला होगा? बोलो हाँ या ना? तो 100% खेला होगा। बोलोगे हाँ सर खेला होगा। तो 12वीं पारी में जैसे ही वह 63 रन बनाया, तो आपको पता है इसका जो एवरेज है वह 2 बढ़ जा रहा है। इसका मतलब 11 पारी जो इसके पहले खेला है उसमें 2 बढ़ा होगा, तो कितना बढ़ेगा? 22 बढ़ेगा। 11 दूना 22 बढ़ जाएगा। तो अगर उधर बढ़ रहा है तो जो 12वीं पारी में रन बनाया उसके साथ इसको घटा दो। ये हम एक क्विक अप्रोच बता रहे कि आपको जल्दी कैसे करना, तरीका तो आप जान गए। अगर उधर घटता तो 12वीं पारी में अगर बोलता कि 2 का कमी हो गया तो 11 में 22 का कमी हो जाता। तो अगर उधर घटता तो इसके साथ हम जोड़ देते, लेकिन उधर बढ़ रहा है तो 2 का बढ़ रहा है। अगर 2 बढ़ रहा है तो 11 में कितना बढ़ेगा? 22 बढ़ेगा। तो उधर अगर बढ़ रहा है तो इसके साथ घटाना है, अगर घटेगा, अगर कमी होता तो इसके साथ जोड़ना है। तो बढ़ रहा है तो इसके साथ घटाना है, जो 12वीं पारी में रन बनाया। ये किसी के साथ लागू हो सकता है, ये नहीं कि ये इसी सवाल के बारे में बात करें, कोई भी सवाल के साथ ये बात लागू हो सकता है। तो यहां से 41 आ गया। तो 41 जो आया वह क्या आया? 12वीं पारी के बाद एवरेज। 12वीं पारी के बाद एवरेज। बोलो बात क्लियर दोस्त मेरे? ठीक है, तो ये तुरंत बना सकते हो। अगर बढ़ रहा है
तो घटा देना है इसके साथ, अगर घट रहा होता तो इसके साथ जोड़ देना है। बोलो 100% समझ में आ गया? नहीं आ रहा है तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, तरीका से भी हम बता चुके, लेकिन जो एवरेज का क्लास पढ़े हैं उनको पता होगा हम इस सवाल को लाइन मेथड से डायरेक्ट खत्म कर सकते हैं। लेकिन आपको हम अभी लाइन मेथड नहीं पढ़ा है तो डायरेक्ट हम इस सवाल को कर रहे हैं। जो लोग जानते हैं उसको आप उस तरह से बनाइए। क्लियर दोस्त मेरे? एकदम बने रहिए, अच्छा से आएगा और एकदम एनर्जी बनाए रखना है, सो के नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो अगला जो सवाल है उसको सारे लोग करो जल्दी से और बताओ कि क्या होगा आंसर। जल्दी से करो और बताओ कि आंसर क्या होगा। देखते चलो और बताना है आंसर का के बारे में बताना है कि क्या होगा आंसर, ठीक है। देखो भाई, देखो क्वेश्चन दे रखा है, एकदम क्लियर है। बोल रहा है प्रॉफिट लॉस का सवाल है। एक व्यापारी एक मशीन बिक्री के लिए 27,500 रुपया में प्रस्तावित करता है। भाई 27,500 रुपया में बिक्री के लिए प्रस्तावित करता है, मतलब ये इसका एमपी हो गया एक तरह से, ठीक है। समझना बात को, आगे समझ में आएगा। लेकिन यदि वह 10% कम कीमत वसूल करे तो उसे 10% का लाभ मिल जाएगा। तो बोल रहा है तदनुसार उस मशीन का वास्तविक लागत मूल्य क्या। एक बात थोड़ा सा समझो, क्या समझोगे आप कि 27,500 रुपया में प्रस्तावित करता है, तो ये जो 27,500 रुपया ना उसको आप एमपी की तरह बिहेव करो। एमपी का मतलब अंकित मूल्य की तरह क्या करो, आप उसको बिहेव कराओ। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई मेरे, बोल रहा है लेकिन यदि वह 10% कम कीमत वसूल करे, तो यहां पे जो 10% कम कीमत वसूल करता है ना, इसको आप छूट की तरह लो। किसकी तरह लो? छूट यानी डिस्काउंट की तरह लो। किसकी तरह लोगे? बोलो डिस्काउंट की तरह लोगे। तो 10% कम कीमत वसूल करता है, तो आप बताओ 10% का मतलब 10% कम, यहां पे छूट की तरह लेना है। मतलब आप ये समझो कि वह 10% डिस्काउंट देता है, छूट देता है। तो 10% छूट देगा तो बोलो क्या हो जाएगा, 1/10, यानी 10 छूट हमेशा किस पे मिलता है? एमपी पे। तो 10 एमपी है, 1 का छूट देगा तो देगा कितना में? 9/10 में। तो ये एमपी हो गया और ये क्या हो गया भाई मेरे? ये एसपी हो गया। 10 में से 1 का छूट देके बेच दिया। अब इतना करने के बाद भी वह क्या करता है भाई मेरे, तो उस इतना करने के बाद भी बोल रहा है कि वह क्या करता है, वह 10% उसको लाभ मिल जाता है। तो आप सब जानते हैं कि लाभ हमेशा किस पे मिलता है? सीपी पे मिलता है। तो 10% यानी 1/10, तो ये सीपी है 10, 1 का लाभ मिलेगा तो 11/10 में देगा। तो ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप बताओ यहाँ पे एसपी 9 है और यहाँ पे एसपी 11 है, तो दोनों जगह पे एसपी को सेम करने के लिए सेम करना पड़ेगा ना। एक ही सामान को आप अलग अलग कीमत पे नहीं ना बेचोगे, ये बात तो आता है। तो सेम करने के लिए हम क्या करें, इसमें हम 11 से गुना कर दें, इसमें हम 9 से। जब यहाँ 11 से तो यहाँ भी 11 से, यहाँ 9 से तो यहाँ भी 9 से। अब यहाँ पे सीपी एसपी एमपी का जब आप रेशियो निकालोगे तो बताओ क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा 90, एसपी आ जाएगा 99 और एमपी आ जाएगा आपका 110, ठीक है। अब देखो समझो थोड़ा सा, अब आपसे क्या बोल रहा है सवाल में, अब आपसे बोल रहा है उस मशीन का वास्तविक लागत मूल्य कितना है, ठीक है। उस मशीन का वास्तविक लागत मूल्य कितना है? देखो दोस्त मेरे, अभी हमने बताया ये 27,500 किसकी तरह ट्रीट करेगा? एमपी की तरह। तो इसका मतलब ये जो 110 यूनिट है, इस 110 यूनिट का जो वैल्यू है वही है 27,500। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है वास्तविक लागत मूल्य मतलब 90 का मान। तो 90 का मान निकाल दो, 27,500 बटा 110 इंटू 90। सॉल्व कर लेना, शायद 22,500 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये 22,500 दिस इज राइट आंसर, ठीक है दोस्त मेरे। ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके रिप्ले करके फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल पे आते हैं और सारे लोग को ट्राई करना है। देखो अगला सवाल और सारे लोग बनाइए अगला सवाल को, अगला सवाल को सारे लोग करिए, बनाइए क्या होगा और क्या चाहिए आपको, बस आप मजा से पढ़िए और क्या चाहिए बताओ, ठीक है। आप देखो अगला सवाल बोल रखा है कि 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु है भाई मेरे। तो एक शंकु है जिसका हाइट दे दिया है 16, ठीक है। ये हाइट दे दिया है 16, सही है। और क्या बोल रखा है, ध्यान से समझो। और देखो भाई मेरे, और बोल रखा है इसकी हाइट 16 है। उसके बाद बोल रखा है कि आधार की परिधि 33 है। ये जो आधार का परिधि है ये 33 है, ये 33 है, ये 33 सेंटीमीटर है। तो अब आपसे पूछ रहा है इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम सबको पता है, शंकु का 1/3 पाई r² होता है। तो आपको पता है h तो मालूम है, r निकाल लो। तो देखो, तो ये आधार की परिधि मतलब 2 पाई r, आधार की परिधि मतलब 2 पाई r का वैल्यू दिया हुआ है 33। तो 2 गुना 22/7 इंटू r बराबर 33, 11 तिया 11 दूना, ठीक है। तो यहाँ से r का मान आ जाएगा 21/4। तो r का मान 21/4 यहाँ रख दो, खत्म बात। ये पाई का वैल्यू 22/7, r का मान 21/4, 21/4 इंटू 21/4
और यहाँ से h का मान दिया हुआ है 16, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। जो लोग सॉल्व किए सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ से उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 462 आ जाएगा। 6 नंबर का सी, यहाँ 462 ही आएगा, तो 462 दिस इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम 462 होगा, सबको आया होगा। अगला सवाल देख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखो, जल्दी से कर लिए सबको। अगला सवाल देखो, इसको आप कर लो, इसमें कुछ था नहीं, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। देखते चलो और बताते चलो कि क्या होगा, ठीक है। देखो अगला सवाल, अगला सवाल देखो भाई, बोल रखा है कि ये तो भाई ट्रिगो का सवाल बहुत आसान सवाल है। 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कॉट थीटा क्या होगा। देखो इसमें कुछ ऐसा कंडीशन नहीं दिया कि थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो आप क्या करो, सीधा सा क्रॉस गुना कर दो। अगर कंडीशन देता तो हम कुछ करते हैं, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो आप क्रॉस गुना करोगे तो 2 sin थीटा, आप शायद बनाए होंगे इसको, मैं कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इधर आपका एक तरफ साइन थीटा एक तरफ कर दो, तो 2 sin थीटा में से साइन थीटा गया तो साइन थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा उधर गया तो प्लस कॉस थीटा, तो 2 cos थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आप करोगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर 1/2, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू 1/2, और यही आपसे पूछ रहा था, कॉट थीटा इज 1/2, और यही सवाल का आंसर होगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 1/2 है, ठीक है। अगला सवाल तो हमको लगता है डायरेक्ट करने वाला सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देख लो, जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मिटा दे रहा। अगला सवाल तो भाई मेरे डायरेक्ट करने वाला सवाल है। कैसे डायरेक्ट करने वाला सवाल है, थोड़ा सा सोचो। देखो सबसे पहला बात क्या बोला कि 5 सदस्यों की एक जूरी का मतलब जजों का समूह, इसका जो एवरेज है वह 40 है, ठीक है। एकदम लाइन मेथड से खत्म हो जाएगा, ऐसे ही कर देते हैं। जूरी का एवरेज जो है वह 40 है। बोल रहा है यदि 35 का सदस्य उससे निकल जाता है, मतलब त्यागपत्र दे देता है, 35 साल वाला बाहर चला गया, मतलब त्यागपत्र दे दिया। अब बोल रहा है 35 वाला त्यागपत्र दे देता है और 25 की आयु वाला सदस्य वहां आ जाता है। आप बताओ 35 वाला निकला और 25 वाला एंट्री मारा, 35 वाला निकला और 25 वाला एंट्री मारा, तो आपको बोल रहा है कि ऐसा हुआ। तो बोल रहा है बताओ अब जो नया अन्य सदस्य आ गया, तो बोल रहा है नया जो जज का समूह होगा उसका एवरेज क्या होगा। दोस्त मेरे 35 का निकला, 25 का एंट्री मारा, 35 का निकल रहा है, 25 का एंट्री मार रहा है, तो इसका मतलब 100% ये 10 का कमी हो जा रहा है। एज में 10 का कमी हो रहा है, योग में 10 का कमी हो रहा है, ये योग में कमी हो रहा है 10 का, योग में कमी। तो भाई एवरेज में कितना कमी होगा, देखो भाई एवरेज में कमी, एवरेज बराबर सम ऑफ डाटा, 10 का कमी हो रहा है। नंबर ऑफ डाटा 5 को जज था, ठीक है भाई, तो एवरेज में 2 का कमी हो जाएगा। इसका मतलब जो एवरेज था पहले कितना था एवरेज, तो पहले जो एवरेज था 40 था, अब एवरेज 40 ना रह के 2 घट जाएगा, मतलब अब जो एवरेज होगा वह 38 होगा, तो ये नया एवरेज होगा, नया एवरेज दोस्त मेरे। तो बोलो बात समझ में आया कि नहीं है, 100% आया होगा। ये सब सवाल तो ऐसे ही उड़ा दोगे दोस्त, बनाने का जरूरत ही नहीं है। आपको सीधा सीधा दिख रहा है 35 का निकला 25 का आया, मतलब 10 का कमी हो गया। 10 का कमी हुआ, योग में एवरेज में कितना कमेगा, तो सम ऑफ डाटा 10, नंबर ऑफ डाटा 5, क्योंकि 5 को जज था तो 2 का कमी होगा, तो 2 का कमी हुआ, यानी एवरेज जो 40 था वह एवरेज 40 ना रह के 2 घट जाएगा, मतलब 38 हो जाएगा। बोलो दोस्त बात क्लियर कि नहीं क्लियर, एकदम क्लियर। अगला सवाल देखिए और बताना है क्या होगा। अगला सवाल देखिए और बताना है क्या होगा। सारे लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या होगा, और बताओ जल्दी से कि भाई मेरे आंसर होगा क्या, ठीक है। आवाज आ रहा है सबको, एकदम आ रहा होगा, ठीक है। देखो बोल रहा है सवाल अगला, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को मिलकर 7.1/5 सेकंड में पार कर लेती है, तो तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति क्या होगी। आप बताओ अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रहा होगा, अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रहा होगा, तो दोस्त मेरे वह खुद की लंबाई को पार कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। तो 100 मीटर लंबा रेलगाड़ी और व्यक्ति को पार कर रहा है, तो वह खुद की लंबाई अपनी खुद की डिस्टेंस यानी इसको पार कर रहा होगा, दूरी को, खुद की लंबाई। दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। और आपको पता है विपरीत दिशा में व्यक्ति आ रहा है, जिस दिशा से रेलगाड़ी जा रहा है उसके अपोजिट से अगर व्यक्ति आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे ऐड करोगे, समझो मेरी बात को, तो आपको पता है रेलगाड़ी का स्पीड मान लो x और व्यक्ति का स्पीड तो दिया हुआ है कि व्यक्ति जो है वह 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहा है। देखो यहाँ पे x भी आपने किलोमीटर पर आवर में ही मान लिया, अभी
ठीक है। और ये जो है वह 100 मीटर है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। और समय कितना लग रहा है पार करने में, देखो तो समय लग रहा है 7/1/5 यानी 36/5। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करना, 5 से 5 कट गया, ये कट गया, 2 से काटोगे 50, तो आपसे वही पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, यानी रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी। तो ये 5 इधर आ गया, तो 50 में से 5 चला गया, 45 किलोमीटर पर आवर दोस्त मेरे, क्योंकि x आपने क्या माना था, किलोमीटर पर आवर में, कुछ था ही नहीं सवाल में, क्योंकि अधिक को रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगा तो वह खुद की लंबाई को पार करेगा, ये बात आपको आता है। ठीक है, आइए अगला सवाल पे आते हैं। एकदम अगला सवाल देखो, और स्पीड इनटू टाइम हो गया। ठीक है, देखो अगला सवाल भाई मेरे, देखो अगला सवाल बोल रहा है एक व्यक्ति 20 वस्तुएं, देखो यहाँ पे एकदम क्लियर है, एक सवाल तो देख के बनाने वाला है ही नहीं, पेन लगाने वाला सवाल है ही नहीं। बोल रहा है एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपया की कीमत पर बेचने पे 20% लाभ कम प्राप्त होता है, उसको प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपया में खरीदी गई वस्तु की संख्या कितनी है। देखो तो 20 वस्तुएं 1 रुपया में की कीमत पर बेचने पे 20% वह लाभ प्राप्त कर लेता है, मतलब 20% उसको लाभ हो रहा है, कितना में, 1 रुपया की कीमत पर बेचने पे। तो आप बताओ 20% लाभ हो रहा है, तो आपसे पूछ रहा है बताओ वह 1 रुपया में खरीदी गई वस्तु की संख्या कितनी थी। यहां पे देखो तो दोनों जगह पे 1 रुपया का बात किया कि 1 रुपया में जब वह कोई वस्तु बोल रहा है कि बेच रहा है, 20 वस्तुएं 1 रुपया की कीमत पर जब वह बेच रहा है, तो बोल रहा है कि 20% वह लाभ प्राप्त कर रहा है। तो बताओ 1 रुपया में वह कितना वस्तु खरीदा था। देखो तो यहाँ पे 1 रुपया में वह 20 वस्तु बेच रहा है, तो 20% उसको लाभ हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है भाई बताओ कि 1 रुपया में वह कितना वस्तु खरीदा था। तो दोस्त यहाँ पे 1 रुपया कीमत कांस्टेंट, और याद रखना अगर कीमत कांस्टेंट हो तो कीमत और वस्तु एक दूसरे का रिवर्स होता है। कहने का मतलब है कि कीमत इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वस्तु, कीमत इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वस्तु। अगर कीमत कांस्टेंट हो तो कीमत और वस्तु एक दूसरे का क्या होता है दोस्त मेरे, रिवर्स होता है। तो आप बताओ यहाँ पे 1 रुपया में वह 20 वस्तु क्या किया है, बेच रहा है 20% लाभ पे। तो बोल रहा है 1 रुपया वह कितना खरीदा होगा। तो बताओ मान लो कोई चीज 100 का होगा, वह 120 में बेच रहा होगा, तो यहाँ पे 100 में वह खरीदा है, 120 में वह बेच रहा है, तो इसका रेशियो कितना का है, 5:6 का, ये कीमत का रेशियो है। तो दोस्त मेरे वस्तु का रेशियो कितना होगा, तो 6:5, क्योंकि कीमत कांस्टेंट है, दोनों जगह पे 1-1 रुपया का बात किया है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हुए प्रॉफिट लॉस हम पढ़ा चुके हैं, ये वाला वस्तु वाला सवाल आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वस्तु वाला सवाल आप देखिएगा, इसमें हम बहुत भयानक तरीका से वहां पे समझाए हैं, और एक बार जब आप समझ जाओगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्त मेरे, अब देखो वस्तु, अब बताओ ये वस्तु आ गया कीमत का उल्टा। अब आपसे बोल रहा है 20% लाभ पे कितना वस्तु बेच रहा है, 20 वस्तु, तो बोलो कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। 5 यूनिट का वैल्यू 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो ये भी 4 गुना होगा। तो इसका मतलब वह कितना खरीदा होगा, 24 वस्तु खरीदा होगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर, 100% क्लियर हुआ होगा दोस्त मेरे, और आप बने रहना इसी तरह मेरे साथ, एकदम ध्यान से देखो अगला सवाल और बताना है अगला सवाल को। देखो एकदम यही मौका है, और यही मौका में चौका लगाने का है। आप थोड़ा ढंग से तैयारी कर लो, और ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, यह भी एक टाइम है जो आपको मिला है पढ़ने का, सेल्फ स्टडी करने का, और ऐसा सेल्फ स्टडी करने का टाइम दोबारा आपको नहीं मिल सकता। तो थोड़ा सा जी जान लगा के, दम लगा के सेल्फ स्टडी करिए, और यही वक्त है, और यही वक्त में आप सब कुछ कर सकते हैं दोस्त मेरे। इसलिए पहले आप लगिए अच्छा से, ताकि आपको एक अच्छा वे मिले, और यहाँ से आपको मिल ही रहा है। हम हर तरह से तैयारी, ज्योमेट्री के लिए भी हम क्लास करा रहे हैं, लेकिन आप एक्टिव नहीं है। हम जितना मेहनत कर रहे हैं उससे आपको 10 गुना ज़्यादा एक्टिव होना होता, तब जाके मज़ा आता, लेकिन आप उतना एक्टिव नहीं। थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाओ। अब नहीं एक्टिव होगे तो कब हुए, एग्जाम तो लेगा ही लेगा, क्योंकि सरकार पहले ही बोल चुका है अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो एग्जाम तो 100% लेंगे। इसलिए इस बात को आप समझो, और आप भी जानते हो कि आपका एग्जाम TCET कंडक्ट कर रही है। तो अगर आप नहीं तैयारी करोगे, सही से नहीं दोगे एग्जाम का टाइम अगर आएगा, तो वहाँ पे आप क्या करोगे दोस्त मेरे। तो थोड़ा सा इस बात को समझो। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल जो आपके सामने है, ये जो सवाल है ये भी प्रॉफिट लॉस का ही सवाल है शायद। हाँ देखो, बोल रहा है ए ने एक वस्तु मूल कीमत की 5% कम देकर खरीदी। ठीक है, तो मान लो इसका मूल कीमत 100 है, आसान सवाल है, 100 इसका मूल कीमत है, 100 यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट सब यूनिट में। अब आपसे बोल रहा है कि 5% कम में खरीदा, तो खरीदा कितना में, 5% कम में, तो खरीदा 95 यूनिट में खरीदा, नहीं CP। अब आपसे बोल रहा है कि इतना में खरीदा।
अब आपसे बोल रहा है कि अपनी दी गई कीमत पर 20% वह लाभ पर बेच देता है। इस पर वह 20% लाभ लेता है। 20% का मतलब 1/5 यानी कितना का लाभ लेता है? 19 का लाभ। अब खुद बताओ 95 में अगर 19 का लाभ लेगा तो 114 में बेच देगा। 95 + 19 114 में बेच देगा यानी सेल कर देगा, सेलिंग प्राइस। अब आपसे बोल रहा है कि बताओ सवाल में आगे क्या बोला, इतना में वह सेल कर देगा। फिर आगे बोल रहा है सवाल में इसकी मूल कीमत के अनुसार कितना प्रतिशत लाभ मिला। इसको मूल कीमत के अनुसार बताओ, मूल कीमत कितना था? 100, और 100 के चीज को कितना मूल कीमत के अनुसार कितना लाभ मिला, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब आप खुद बता दो कि ये 100 के चीज को कितना में बेच रहा है दोस्त मेरे। तो 100 की चीज को 114 में बेच रहा है, मतलब 14 का उसको लाभ हो रहा है। तो 14 का लाभ हो रहा है कितना पे? 100 पे इंटू 100, तो 14% का लाभ होगा मूल कीमत के अनुसार। ठीक है, कुछ था नहीं, एकदम आराम से कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। ठीक, अगला सवाल देखिए जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एक और अच्छा सवाल है ये, ऑटो रिक्शा वाला, लेकिन सवाल में कोई दम नहीं है क्योंकि आप मेरे साथ हो और आपका बड़ा बड़ा सवाल आप चुटकियों में खत्म करोगे। बशर्ते आपको इसी तरह, इसी उत्साह और उमंग के साथ एकदम बने रहना है मेरे साथ और लगातार क्लास को करना है और इंजॉय करना और भी लोगों को बताना है कि यहाँ से आप क्लास करो, आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। तो थोड़ा सा आप इतना करो और जल्दी से देखो। अब बताओ सवाल क्या होगा। बोल रहा है जब एक ऑटो रिक्शा वाला प्रति ट्रिप 3 पैसेंजर ले जाता है तो उसे 20% लाभ होता है भाई मेरे। ठीक है, वह पेट्रोल का मूल्य 30 रुपया प्रति लीटर है। यदि वह प्रति ट्रिप 4 पैसेंजर ले जाता है तथा प्रति व्यक्ति किराया आज भी उतना ही रखे। देखो भाई, पहले क्या करता था, 3 पैसेंजर ले जाता था प्रति ट्रिप। ठीक है भाई, प्रति ट्रिप 3 पैसेंजर ले जाता था और पेट्रोल कितना का डलाता था? 30 रुपया पर लीटर पेट्रोल था। अब बोल रहा है अब वह प्रति ट्रिप क्या करता है, 4 पैसेंजर ले जाता है, लेकिन प्रति व्यक्ति किराया आज भी उतना ही लेता है जितना पहले 1 पैसेंजर से लेता था ना, आज भी वह 1 पैसेंजर से उतना ही लेता है दोस्त मेरे। ठीक है, आगे देखिए। तो बोल रहा है अब कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा जब वो प्रति ट्रिप 4 पैसेंजर ले जाएगा। और अब पेट्रोल का दाम घटकर 24 रुपया हो गया। पेट्रोल का दाम घटकर कितना हो गया? 24 रुपया। देखो पहले शुरू का देखते हैं। शुरू में वह 30 रुपये 1 लीटर पे ही निकाल रहे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर चीजें प्रतिशत में पूछे ना तो आप 1 लीटर पे निकालो, 10 लीटर पे निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें 1 लीटर पे निकालते हैं कि 30 रुपया का वह पेट्रोल डलाता है शुरू में और वह 20% लाभ कमाता है। तो 30 रुपया का 20% यानी 6 रुपया का लाभ कमाता है। 6 रुपया का लाभ कमाता है, मतलब 36 रुपया उसको आता है टोटल। 30 + 6 36 रुपया आता है। और 36 रुपया आता है, कितना पैसेंजर ले जाता है भाई? 3 पैसेंजर। तो 3 पैसेंजर जब वह ले जाता है, 3 पैसेंजर जब वह ले जाता है तो उसको 36 रुपया आता है। ठीक है, समझना बात को। तो 3 पैसेंजर अगर 36 रुपया देता है, ठीक है, 3 पैसेंजर अगर 36 रुपया देता है तो 1 पैसेंजर 12 रुपया देता होगा। 12 × 36, 1 पैसेंजर कितना देता होगा? 12 रुपया देता होगा। अब आपसे ये चीज बोला, ठीक है भाई, 1 पैसेंजर का किराया निकल गया 12 रुपये। अब आपसे ये चीज बोला कि अब वह प्रति ट्रिप 4 पैसेंजर ले जाता है। तो आप बताओ 1 पैसेंजर 12 देता है और अब वह प्रति ट्रिप 4 पैसेंजर ले जाता है और बोल रहा है प्रति व्यक्ति किराया उतना ही रखता है जितना पहले था। तो बताओ पहले कितना था? 1 पैसेंजर से 12 लेता था, तो अब 4 पैसेंजर से कितना लेगा? 12 × 48 लेगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति किराया में कोई कमी नहीं हुआ है। लेकिन पेट्रोल का दाम अब 24 रुपया हो चुका है। अब 24 का पेट्रोल डला के 48 कमा रहे हैं, क्योंकि 1 पैसेंजर से 12 दिया होगा तो 4 पैसेंजर 48 दिया होगा। लेकिन अब पेट्रोल का दाम 24 हो चुका। अब खुद बताओ 24 का पेट्रोल डला के 48 कमा रहा है, मतलब 24 का प्रॉफिट हो रहा है। 100% प्रॉफिट हो रहा है दोस्त मेरे, एकदम क्लियर। हाँ, सवाल का आंसर मिल गया 100%। तो 24 का प्रॉफिट हो रहा है कितना पे? 24 पे और गुना 100, 100%। कुछ है ही नहीं सवाल में, 100% का लाभ होगा। क्लियर। 30 का पेट्रोल डलाया, 20% उसको लाभ मिला, मतलब 6 रुपया का लाभ मिला, यानी 36 रुपया उसके पास आया। 36 रुपया उसके पास आया, कितना पैसेंजर ले गया? तब 3 पैसेंजर ले गया। तो 3 पैसेंजर अगर उसको 36 रुपया दिया होगा तो 1 पैसेंजर 12 रुपया दिया होगा कि नहीं दिया होगा? 12 × 36, 1 पैसेंजर 12 दिया होगा। अब क्या कर रहा है, वह प्रति व्यक्ति 4 पैसेंजर ले जाता है। प्रति व्यक्ति कितना पैसेंजर लेता है? 4 पैसेंजर ले जाता है। तो अब बताओ 1 पैसेंजर आपका 12 दिया और पहले जितना पैसेंजर देता था आज भी उतना ही लेता है। तो 1 पैसेंजर 12 दिया तो 4 पैसेंजर 48 रुपया दिया होगा। बोलो 100% क्लियर दोस्त मेरे। तो 1 पैसेंजर अब 12 दिया तो 4 पैसेंजर 48 दिया होगा। लेकिन अब पेट्रोल का डलाता कितना है? अब पेट्रोल कितना का डलाता है बताओ? तो अब पेट्रोल जो डलाता है वह 24 का डलाता है। तो 24 का पेट्रोल डला के 48 आ रहा है, तो 24 का फायदा हो रहा है। 24 का फायदा हो रहा है कितना पे? तो 24 पे गुना 100, यानी 100% वो क्या कमा रहा है भाई मेरे? फायदा कमा रहा है। अगला सवाल देखो जल्दी से, अगला सवाल देखो जल्दी से। ये सवाल है क्या? 13 नंबर सवाल। एकदम आराम से कर सकते हो। 13 नंबर सवाल कुछ है नहीं। देखो 13 नंबर सवाल बोल रखा है
कि एक आयताकार समांतर षटफलक है। देखो आयताकार समांतर षटफलक का मतलब घनाभ होता है, दिमाग में खोज लो, आयताकार समांतर षटफलक का मतलब क्या होता है, घनाभ, क्यूबॉइड होता है। बोल रहा उसका अनुपात देखा है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 1:2:3, यानी 1x 2x और 3x। ठीक है भाई मेरे। अब आपसे पूछ रहा है इसका जो वॉल्यूम है वो 1296, यानी x × 2x × 3x, LBH होता है वॉल्यूम 1296। तो जब आप यहाँ से x का मान निकाल लेना, x बराबर 216, तो x का मान आपका 6 आ जाएगा। इसका मतलब इसका लंबाई 6 आ गया, इसका चौड़ाई 6 दूना 12, इसका ऊंचाई 6 तिया 18 आ जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गया। अब आपसे बोल रहा है इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा हो जाएगा 2 × LB + BH + HL। तो आप यह रख दो LB/BH, ये अपना पुट कर लेना, यहाँ से निकाल लेना, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से आप कर सकते हो, इतना तो कर लोगे। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल इसमें तो कुछ है नहीं, मिटा दे दोस्त मेरे, एकदम कर लीजिएगा। 2 × 8 कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल भाई देखो और बताओ कि क्या होगा आंसर। देखो बोलो यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसको अंकित मूल्य पर बेच देता है, तो उस पुस्तक विक्रेता के लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखो 25% छूट प्राप्त करने के बाद 25% का फ्रैक्शन बनेगा 1/4। 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसको अंकित मूल्य पर बेच देता है। क्या करता है, अंकित मूल्य पर। तो छूट हमेशा एमपी पे मिलता है, तो ये एमपी है, और एक का छूट देगा तो बेचेगा कितना में, 3/4। तो ये एमपी हो गया, और ये क्या हो गया भाई मेरे, एसपी हो गया। तो एमपी 4 एसपी 3। ठीक है, तो इतना छूट देने के बाद, ठीक है, तो एमपी पे बेच देता, मतलब 3 के चीज को छूट। देखो सवाल में क्या बोला कि 25% छूट पर प्राप्त करने के बाद, इसका मतलब यहां पे ये एसपी नहीं होगा, ये होगा सीपी। क्या होगा, सीपी होगा। ठीक है, मतलब 3 के चीज को, यानी वो 3 में जो चीज खरीदा है उसको अगर वह एमपी पे बेच दे, मतलब 4 पे बेच दे, एमपी तो 4 है ना, छूट हमेशा एमपी पे मिलता है। तो बोल रहा है वही चीज पूछ रहा है कि अगर 3 के चीज को वह 4 में बेच दे भाई मेरे, तो अब आपसे पूछ रहा है नहीं एमपी पे बेच दे, तो उस पुस्तक विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताओ। 3 के चीज को 4 में बेचेगा, 1 का लाभ हो रहा है। 1 का लाभ हमेशा किस पे होता है, सीपी पे, 3 पे गुना 100, तो 33.1/3%। दिस इज आंसर। ठीक है दोस्त मेरे, क्लियर। यहां तक आगे का सवाल देखिए, एकदम देखना और बताना है कि क्या होगा आंसर। देखो ये सवाल में भी कुछ है नहीं देखो और बताना है। देखो क्या है, देखते चलो और बताते चलो। है क्या भाई मेरे, बोल रहा है प्रातः 9 से लेकर अपराह्न 2 तक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और 36 डिग्री सेल्सियस तक एक समान दर से, यानी एक समान रेट से वृद्धि हुआ। तो बोल रहा ठीक दोपहर में तापमान कितना था, एकदम देखो कितना, 9 से 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ठीक दोपहर यानी 12 बजे हमसे पूछ रहा है। अब देखो सवाल बढ़ कैसे रहा, 21 डिग्री सेल्सियस से 36 हो रहा है। तो एक बात तो क्लियर है, 21 डिग्री से 36 हो रहा है, मतलब ये 3 के मल्टीपल में बढ़ रहा होगा। ठीक है, 3 से 21 भी कट रहा है और 36 भी 3 से कट रहा है, तो 3 के मल्टीपल में बढ़ रहा होगा दोस्त मेरे। तो अब आप 3 के मल्टीपल में बढ़ाओ, तो 21 से बढ़ रहा है 3 के मल्टीपल में, 21 10 बजे कितना बढ़ेगा 3 के मल्टीपल में, 24, यानी एक समान दर से बढ़ रहा है। उसके बाद 27, उसके बाद भाई 30। अब क्यों बढ़ाओगे, 36 तक ऐसे ही बढ़ेगा। 1 बजे आपका हो जाएगा 33, फिर 2 बजे आपका हो जाएगा 36, ऐसे ही बढ़ेगा। तो ठीक दोपहर कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस, और 30 डिग्री सेल्सियस दिस इज राइट आंसर। ठीक है, कुछ है नहीं, एकदम आराम से कर सकते हो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो भाई लोग। ठीक है, एकदम देखो मेरे दोस्त, ठीक है, ध्यान से देखो और बताओ। ठीक है, बताओ क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है, एक विद्यालय में, ये सवाल है ना, बोल रहा है एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:3 है। ठीक है, उसके बाद बोला कि लड़कियां तथा शिक्षकों यानी टीचर का अनुपात 8:1 है। तो यहाँ पे लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स 4:3 था, अब गर्ल्स और टीचर 8:1 है। तो इसको पहले बैलेंस करें, गर्ल्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने आता है आपको अच्छा से। तो 8 चके 32, इसको इससे गुना, 8 3 24, और ये 3। तो अब आपसे क्या पूछा देख लो, आपसे पूछ रहा सवाल में कि बताओ सभी विद्यार्थियों और शिक्षक को बीच अनुपात क्या होगा। तो सभी विद्यार्थी कितना हो गया, बॉयज और गर्ल्स मिला के, तो 32 और 24 कितना हो जाएगा, 56। बोल रहा है ये हो गया 56, और टीचर तो 56:3।
तो बोल रहा है सभी विद्यार्थी और टीचर के बीच का रेशियो क्या होगा, 56:3, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। अगला सवाल है तो डायरेक्ट थ्योरम पे सवाल है, इसको आप कर लेते हैं और कर लिए होंगे, ठीक है। आगे हम इस थ्योरम को भी प्रूव करेंगे, ज्योमेट्री का क्लास जो चल रहा है उसमें हम इस थ्योरम को बता देंगे। आप बताओ क्या होगा आंसर, डायरेक्ट सबका आना चाहिए आंसर क्या होगा। ये चीज़ हम बहुत बार बताए हैं और बहुत बार बताया भी गया है। और ये कॉपी आप जो आप ज्योमेट्री पढ़ें अगर हमसे तो कॉपी खोलिएगा ज्योमेट्री ट्रायंगल में हमने समझाया है कि 3:1 होता है और क्यों होता है, ठीक है। आंसर तो 3:1 ही होगा। देखो एक ट्रायंगल है, अभी याद कर लो, तत्काल में हम आपको प्रूव करा देंगे, अभी टाइम उतना है नहीं, ठीक है। ये नहीं कि हम ऐसे ही आप पढ़े हैं हमसे और जानते हैं कि हम प्रूव कराते हैं हर चीज़ को, और अगर नहीं जानते हैं तो देखिए ज्योमेट्री हम 12 क्लास अभी ज्योमेट्री का करा चुके हैं, ठीक है। और भी कोई क्लास कराना है आगे हम देखेंगे, कल की क्लास में हम देखेंगे ज्योमेट्री का क्लास कराने का कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारा कुछ एकदम हर चीज़ को एकदम डिटेल में और काफ़ी बेहतरीन वे में बताया गया। अगर आप नहीं देख रहे तो देखिए भाई, वहाँ से भी आप सीख सकते हो, थोड़ा सा इसका फ़ायदा उठाओ। बार बार बोल रहे हैं, देखो ट्रायंगल एबीसी है जिसमें बोल रहा है बी और सी एफ त्रिभुज की दो माध्यिकाएं हैं, तो बी और सी एफ ये दो माध्यिकाएं, कोई दिक्कत भाई, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे बोल रहा है सवाल में, ठीक है, दो माध्यिकाएं तथा जी उसका प्रतिच्छेद बिंदु, ये जी पे कट रहे हैं। अब आगे आपसे बोला, क्या बोला भाई, ई एफ तथा ए जी का प्रतिच्छेद बिंदु, ई एफ तथा ए जी का प्रतिच्छेद बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ओ है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है एओ और ओजी का रेशियो क्या होगा, एओ इज टू ओजी, ठीक है भाई। मेरे एकदम ध्यान रखना, ये 3:1 होता है, 3:1 होता है, ये 100% अभी आप याद रख लो। ये चीज़ हम सिद्ध भी कराएंगे और क्लास अगर आप किए तो हम ये सिद्ध भी कराए हैं, ठीक है। तो इससे याद रखो। इसमें सवाल क्या बनाता है, आपको ये एओ का मान दे देगा 9 सेंटीमीटर, ओजी का पूछ देगा या पूरा एजी का पूछ देगा। तो इस तरह से पूछता है, तो अगर ये 9 दे देगा तो 3 यूनिट का वैल्यू 9, तो 1 का वैल्यू 3, तो 4 का वैल्यू 12 अगर एजी का पूछा तो आगे ऐसा भी सवाल बना सकता है आगे, जो हम आगे देखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखना क्या है, ठीक है। देखो अगला सवाल देखो, आइए सवाल के लिए देखते हैं 3 कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट इसका, एक तो आपके पास ये है कि अगर ये सर्कल है, 2 सर्कल है, ठीक है, स्पर्श रेखा से रिलेटेड सवाल है ये बात वो कहीं पी पॉइंट पे या कहीं पे बाय द वे मिलता है, और ये दोनों का सेंटर, ये रेडियस R1 मान लो, ये रेडियस R2 मान लो, इसका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो होता क्या है कि PQ स्क्वायर बराबर होता है 4R1 इंटू R2, और यही सवाल आपका है आपका, ठीक है, ये हम बना दिए, ठीक है, यही सवाल है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो डायरेक्ट आप पढ़ सकें, यहाँ पे ए पे स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ पे पी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये PQ स्क्वायर बराबर 4R1 इंटू R2 होगा। एक तो ये चीज हो गया, हम इसको सिद्ध भी करा देंगे आगे जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो, ठीक है। दूसरा होता है, ध्यान से देखना, हम सब बता दे रहे हैं, ये सर्कल है और ये PQ, ये टच नहीं कर रहा है इस बार, ये केंद्र के बीच की दूरी D है, ये R1 है और ये R2 है। तो यहां से PQ होता है रूट अंडर, देखो इसको भी आप रूट में लिख सकते हो, PQ बराबर रूट अंडर 4R1 इंटू R2, तो यहां से आ जाएगा 2 रूट अंडर R1 इंटू R2। तो ऐसे भी आपका सवाल दे सकता है, ठीक है। इस पे आपका R1 और R2 का मान पुट दे के सवाल को बना सकता है, आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें होता है D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो एक तो ये होता है जब अवेयर हो, इसको भी हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। उसके बाद एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये है, ये R1 है और ये R2 है, और ये P है और ये Q है। अब ये PQ होगा रूट अंडर D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप इस 3 बात 1 2 3 ये 3 बात अगर आप ध्यान पे रखते हैं, अगर देखो अगर आपको ये चीज नहीं आ रहा है, इससे भी आप निकाल सकते हैं इस चीज को, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप इस तरीका से भी आप निकाल सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्त मेरे। इसको कॉपी कर लो जल्दी से, अगला सवाल देखिए जल्दी से, ठीक है। देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या, वही सवाल है, इसमें क्या बताना, ये भी एवरेज का सवाल है जिसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। आप में इतना टैलेंट आ चुका होगा आप, क्योंकि आप हो मेरे साथ, तो आपको ये टैलेंट डेवलप हो गया होगा सारे लोगों को। देखिए ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप डायरेक्ट कैसे करोगे बताओ, ठीक है, क्या होगा, देखो कैसे डायरेक्ट करोगे, कभी कभी नहीं मिटने लगता है, पता नहीं। देखो
बोल रखा है सवाल में एक नाव 55 केजी में, बोल रहा है एक नाव में 55 केजी के एक कर्मी का मतलब कोई आदमी के स्थान पर एक नया कर्मी आने पे, ठीक है, लाने पे आने पे बोल रहा है कि नाव के 12 कर्मियों के औसत भार 1.3 किलोग्राम बढ़ गया। देखो तो 12 का अगर औसत भार 1.3 बढ़ गया तो 12 के योग में कितना बढ़ा होगा, 1.3 इंटू 12 यानी टोटल बढ़ा कितना होगा, 4 बढ़ा होगा। कितना बढ़ा होगा बोलो भाई, 12 कर्मी था, औसत में 1.1/3 बढ़ गया। तो औसत में अगर 1/3 बढ़ा तो 12 में कितना बढ़ेगा, 12 इंटू 1/3 यानी 4 केजी बढ़ जाएगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। अब आपसे बोल रहा है कि बताओ उस नए कर्मी का औसत भार क्या हो। देखो तो 55 वाला कर्मी बोल रहा है कि स्थान पर, मतलब 55 वाला निकल गया और 55 वाला निकला तो 4 इधर बढ़ गया। तो देखो तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा, दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही नया कर्मी का भार होगा दोस्त मेरे। 55 का निकला और इसके निकलने से पूरे में 4 का वृद्धि हो गया, क्योंकि 12 औसत में 1/3 बढ़ रहा है तो 12 में 4 बढ़ेगा ना, 12 गुना 1/3 यानी 4 बढ़ जाएगा। तो टोटल अंतर कितना का आया, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 4 में से -55 घटा दोगे तो 59 का अंतर आया, और यही जो अंतर होगा वह नया कर्मी का भार होगा, नया कर्मी का भार। बोलो बात क्लियर, एकदम 100% क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्त मेरे, कॉपी कर लो जल्दी से। अगला सवाल देखो, अगला सवाल जो आपका है सवाल नंबर 20, इसमें भी कुछ है नहीं, इसको आप कर लो ध्यान से देखते चलो। सवाल नंबर 20 करो, ठीक है, टाइम सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, एकदम सबका फर्स्ट क्लास है। देखो आगे देख लो, बोल रहा है एक ट्रायंगल है ABC जिसमें C 90 डिग्री है, कुछ है नहीं, ABC है, C यहाँ पे 90 है, ठीक है, B। अब आपसे बोल रहा है AC 5 है और बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये 5 है तो ये और ये बराबर होगा तो ये भी 5 होगा। अब आप बताओ, बोल रहा है कि AB की लंबाई कितनी होगी दोस्त मेरे, आप बताओ। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये 45 का भी होगा, क्योंकि ये दोनों कोण भी बराबर, ये साइड और ये 90 है। तो आप सबको मालूम है, एक तो आप डायरेक्ट बना दो कर्ण का निकाल के, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही बना दो तो √50 यानी किससे आ रहा, ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, C नंबर 5√2। दिस इज आंसर। क्या करना है इसमें, ठीक है। अगला 21 नंबर सवाल भी करा दें हम यहाँ पे, ठीक है। 21 नंबर सवाल भी देख लो भाई लोग, ठीक है, जल्दी से देखो और बताओ। 21 नंबर सवाल करना, इसमें कुछ है नहीं। 21 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से A पर स्पर्श करता है। ये A पर स्पर्श कर रहा है, एक 5 सेंटीमीटर का है और एक 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। A पर स्पर्श कर रहा है और बोल रहा है कि तदनुसार यदि A बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा वृत्त को P और Q पर काटता है, मतलब इस A पे स्पर्श कर रहा है, यहाँ से गुजरने वाला एक सरल रेखा है जो इसको A और Q पर काट रहा है, ठीक है। सॉरी किस पे काट रहा है, हाँ P और Q पे काट रहा है, P और Q पर काट रहा है। अब आपसे बोल रहा है AP इज टू AQ क्या होगा, निकाल लो। ये 5 तो ये भी 5, ये 8 तो ये भी 8, तो AP कितना हो गया, AP 5 5 10 और AQ कितना हो गया 8 8 16, तो 5:8, ठीक है। शायद इसका आंसर गलत दिया था तो इसका आंसर जो था ऑप्शन नंबर B होगा, ठीक है। उल्टा दे दिया तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर B होगा, ठीक है। बाकी DI का सवाल है जो सबसे आसान है, बहुत आसान है, आप आराम से कर लोगे। अच्छा DI रहता है तो हम खुद बता देते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रखिए, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय, टेक केयर।